अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। स्पीड टाइम ग्राफ के सेकंड पार्ट में आप सबको वार्म वेलकम। फर्स्ट पार्ट में हमने यूनिफॉर्म मोशन के बारे में डिस्कशन की थी, उसमें हमने स्ट्रेट लाइन ग्राफ डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर में हमने नॉन यूनिफॉर्म मोशन स्टडी करनी है और इसमें जो ग्राफ हैं वो कर्व होंगे लाइक दिस। दो ग्राफ बेसिकली हमने डिस्कस करने हैं कर्व ये वाले। स्पीड टाइम ग्राफ हैं तो इन दोनों की जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन होगी और एरिया अंडर कर्व जो है वो डिस्टेंस होगा, लेकिन इसमें आपको एरिया अंडर कर्व जो है वो फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। हमने सिर्फ इसमें एक्सेलरेशन यानी स्लोप को ही डिस्कस करना है, तो वन बाय वन हम इन दोनों को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट केस है स्पीड टाइम ग्राफ में ये वाला। जब भी कर्व आ जाएगी इट मींस मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म। इस केस में अब हमने स्लोप जो है वो कैसे फाइंड आउट करनी है, तो स्लोप इस केस में फाइंड आउट करनी है मैथमेटिक्स के एक कॉन्सेप्ट से जिसको हम कहते हैं टेंजेंट। ये मैथ का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, ज़रा इसको रिवाइज करते हैं। सपोज ये एक सर्कुलर पाथ मैंने बनाया है, इस पॉइंट पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करना चाहता हूँ। कैसे ड्रॉ करेंगे? टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो इस पॉइंट को टच करती है, इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, ये पॉइंट जो है ये टेंजेंट है। इस लाइन के, इस कर्व के हर पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ करना है और टेंजेंट किस डायरेक्शन में टिल्ट हो रहा है वो हम देखेंगे, और टेंजेंट ही हमें इसकी स्लोप के बारे में सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। अब देखें, सपोज ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ये इस तरह ड्रॉ होगा। दूसरा पॉइंट ये वाला है, इस पॉइंट पे टेंजेंट यूं ड्रॉ होगा। अब मैंने पीछे को इसको एक्सटेंड नहीं किया, आपने इसी तरह समझना है। ये वाला है, इस पे टेंजेंट इस तरह ड्रॉ होगा। अब ऐसे टेंजेंट ड्रॉ होते जा रहे हैं। अब यहाँ से आपने गौर क्या करना है, आपने यहाँ से ये बात गौर करनी है कि जो टेंजेंट है जब हम उसे ड्रॉ कर रहे हैं, आइदर दिस टेंजेंट इज मूविंग टूवर्ड्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये पॉइंट है असल, इस पॉइंट पे आपने फोकस करना है। टेंजेंट जो ड्रॉ किया है वो किस तरफ मूव कर रहा है, एक्स की तरफ या वाई एक्सिस की तरफ। देखें, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, यानी एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसकी जो स्लोप है वो ज़ीरो होती है। और इस पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो टेंजेंट भी इस पर हॉरिजॉन्टल ही ड्रॉ होगा। तो इसका मतलब है अगर टेंजेंट हॉरिजॉन्टल हो गया है ना, तो वो टेंजेंट हॉरिजॉन्टल जो है वो भी हमें जीरो स्लोप दे रहा है। जब हमने टेंजेंट को ड्रॉ किया डिफरेंट पॉइंट्स पर, तो टेंजेंट जो है वो मूव कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस। अलोंग एक्स एक्सिस वैल्यू जीरो होती है, इट मींस टेंजेंट इज मूविंग टूवर्ड्स जीरो वैल्यू। जीरो वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि इसकी वैल्यू जो है डिक्रीज हो रही है। ये पॉइंट है। अगर आप टेंजेंट को ड्रॉ करें और वो टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, इट मींस स्लोप इज डिक्रीजिंग। इस केस में स्पीड जो है, अगर हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करें, स्पीड इंक्रीज कर रही है, लेकिन जो स्लोप है यानी एक्सेलरेशन जो है वो डिक्रीज कर रहा है, यानी स्लोप टेंजेंट जो है वो डिक्रीज कर रहे हैं। तो आपने ये वाला पॉइंट इसमें याद रखना है। ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस में, सेकंड जो कर्व हमने ड्रॉ की थी, बीटी ग्राफ है ये वाली कर्व। अब इस पे भी हमने हर पॉइंट पर टेंजेंट को ड्रॉ करना है। ये टेंजेंट ड्रॉ किया, इधर से मैं इसको बैक साइड पे एक्सटेंड नहीं कर रहा। इस पॉइंट पे ये टेंजेंट ड्रॉ हुआ, इस पॉइंट पे ये टेंजेंट ड्रॉ हुआ। तो ये वाली जो लाइन है इसमें जो टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, टेंजेंट इज मूविंग टूवर्ड्स वाई एक्सिस। इसका मतलब है जीरो से वैल्यू अवे जा रही है। अवे का मतलब 1 2 3 4 5 6 मीन्स टेंजेंट जो है उसकी वैल्यू इंक्रीज कर रही है, स्लोप की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है। तो इट मीन्स कि इस तरह के केस में आपने ये माइंड में रखना है कि अगर टेंजेंट जो है वो वाई एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, देन इट मीन्स स्लोप इज इंक्रीजिंग। इस केस में
स्पीड भी इंक्रीज कर रही है, ये मैं एरो से शो कर रहा हूँ इंक्रीजिंग। इसमें जो स्लोप यानी एक्सेलरेशन है वो भी इंक्रीज कर रहा है। लेकिन ये इंक्रीज जो है या डिक्रीज जो है ये नॉन यूनिफॉर्म होगा। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल चेंज नहीं होगी, अनइक्वल चेंज होगी। ये पॉइंट आपने याद रखने हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म के दो केसेस थे जो हमने डिस्कस करने थे। इसमें आपने की पॉइंट्स ये आप लोग लिख लें। अगर टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रही है तो इट मीन्स स्लोप डिक्रीज कर रही है। अगर टेंजेंट लाइन वाई एक्सिस की तरफ मूव कर रही है तो स्लोप इंक्रीज कर रही है। ठीक है, इसकी अगर वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं वो टेन थीटा से ये सारा प्रूफ भी होता है, ये कोई कन्वेंशन नहीं है, मैथमेटिकली प्रूफ ही होता है। लेकिन मैं सिर्फ आपके कोर्स के अकॉर्डिंग ये बातें बता रहा हूँ। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं, कोई डिटेल्ड आप अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं इसकी डिटेल भी आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन अभी तक मैंने आपको आपके जो करिकुलम है, कंटेंट है, उसके अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया है सारा। अब इससे रेलिवेंट कुछ क्वेश्चन हम करते हैं, पास्ट पेपर के क्वेश्चन करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म हर तरह के जो ग्राफ हैं उनसे रेलिवेंट। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये स्पीड टाइम ग्राफ एक ड्रॉ करते हैं। ये है पॉइंट ए, पॉइंट बी, सॉरी इसके बाद बॉडी यूं गई है फिर यूं आई है। ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। 4 पॉइंट्स हैं। वो ये कहते हैं जी बताएं विच सेक्शन शोज द लार्जेस्ट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की बात की है, हम सारे पॉइंट्स डिस्कस करते हैं वन बाय वन। यहां से लेकर यहां तक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये जो स्ट्रेट लाइन है, इस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा, शाबाश बताएं, कांस्टेंट होगा और पॉजिटिव होगा। यहां से लेकर यहां तक एक्सेलरेशन अगेन 0। बी से सी में यही वाला केस है, एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट होगा और पॉजिटिव होगा। सी से सी पर 0 होगा और यहाँ से यहाँ पर कांस्टेंट होगा लेकिन नेगेटिव होगा, स्पीड डिक्रीज कर रही है। ये सारा बिहेवियर है। इट मीन्स ये बी पॉइंट भी नहीं हो सकता, सॉरी सी पॉइंट भी नहीं है, डी पॉइंट भी नहीं है, और अब ए पॉइंट है और बी पॉइंट है। इनमें से कोई एक पॉइंट है जहां पर एक्सेलरेशन लार्जेस्ट होगा। तो लार्जेस्ट एक्सेलरेशन में आपने देखना होता है एंगल है ना, तो जिसमें एंगल जो है वो ज़्यादा होगा। अब देखें इसमें अगर इसको हॉरिजॉन्टल के साथ मैं ड्रॉ करूं तो इसका जो एंगल है वो इसकी निस्बत ज़्यादा है। अगर मैं यहाँ हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल ड्रॉ करूं, ठीक है, तो ए का एंगल जो है बी की निस्बत ज़्यादा है। ये एंगल जितना ज़्यादा होगा स्लोप उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इट मीन्स कि ए जो है उसकी स्लोप लार्जेस्ट होगी, और उसका मतलब है इट मीन्स कि एक्सेलरेशन जो है वो ए पे लार्जेस्ट होगा, बी पे स्मॉलेस्ट होगा, सी पे 0 होगा और ए पर कांस्टेंट होगा लेकिन नेगेटिव, यानी कि ये नेगेटिव एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन होगा। डी डिसेलरेशन होगा, ए और बी एक्सेलरेशन है, एंगल ज़्यादा होने की वजह से जो ए पॉइंट है वहां पर एक्सेलरेशन लार्जेस्ट होगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, ये एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ है। वन 2 3 4 और ये है 10, ये है 5 और ये है 0। स्पीड टाइम ग्राफ है। तो देखें स्टूडेंट्स, उन्होंने कहा है व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब जो चीज़ आपने फाइंड आउट करनी है तो आपने सबसे पहले देखना है जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो क्या स्लोप से फाइंड आउट होगा या एरिया से।
तो डिस्टेंस क्योंकि वीटी है तो इसका मतलब है हम एरिया का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं। पहला मेथड है कि आप यहाँ से इसको ड्रॉ करें, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया, और ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया। दोनों के एरियाज अप्लाई करें और उसके बाद जो आंसर आता है उसको ऐड कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। एक तो ये वाला मेथड है, करेक्ट है, बिल्कुल ठीक मेथड है। एक दूसरा मेथड है, ये जो ओवरऑल शेप बन रही है ना सारी, ये है ट्रापीजियम। तो डायरेक्ट अगर आप करना चाहते हैं तो आप एरिया ऑफ ट्रापीजियम अप्लाई करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में मैंने यही बात आपको बताई थी कि जो भी शेप बनेगी आपने उस शेप का एरिया अप्लाई करना है, ठीक है। आपको एरिया अंडर कर्व में वो क्वांटिटी का पता चल जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रापीजियम होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट का मतलब हाइट नहीं है, ये बात याद रखिएगा। हाइट का मतलब बेसिकली होता है दो पैरेलल साइड्स के दरमियान का डिस्टेंस। अब यहाँ पर चूंकि हाइट आ रही है, वर्टिकल आ रही है, तो इस वजह से मैंने हाइट लिखा है। बेसिकली ये सम होता है, ये हाइट जो है दो पैरेलल लाइंस के दरमियान का जो ये डिस्टेंस है ना, ये वाला, ये बेसिकली ये फैक्टर होता है। ये आपने पॉइंट याद रखना है। अब इसको सॉल्व करें, 1/2 मल्टीप्लाई बाय पैरेलल साइड, एक हॉरिजॉन्टल साइड ये वाली है 0 से लेकर 4 तक, 4। अब इस एक्सिस के पैरेलल कितना पार्ट है? इस एक्सिस के पैरेलल सिर्फ ये वाला हिस्सा है और इसकी वैल्यू कितनी है? 1। तो 4 के पैरेलल जितनी है वो आपने यहाँ पर पुट कर देनी है, मल्टीप्लाई बाय दोनों पैरेलल साइड्स के दरमियान का डिस्टेंस, जो कि इस वक्त हाइट है, वर्टिकल यानी राइज जो है वो 10 है, तो ये आप 10 लिख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे जब आप, तो आंसर आ जाएगा 25 मीटर। तो ऑप्शन जो है आपका वो होगा बी। अगर आप इसे रेक्टेंगल और ट्राइंगल से करेंगे तब भी आंसर आपका सेम ही आएगा। इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चन आएंगे, आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के साथ मैंने पहले भी बताया था कि आपकी ग्रिप जो है वो प्रैक्टिस के साथ ही होनी है, ठीक है, प्रैक्टिस और पेशेंस के साथ। थर्ड क्वेश्चन, इसका एक और क्वेश्चन करते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन बेसिकली 2024 का क्वेश्चन है। इसमें देखें टाइम और डिस्टेंस का एक टेबल दिया है, उसमें वैल्यूज गिवन है। मैं वैल्यू तो यहाँ नहीं लिख रहा, आपको यहाँ पे शो हो रही हैं। स्टेटमेंट में वो ये कहता है कि टेबल शोज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कार इन ईच 2 सेकेंड्स टाइम इंटरवल ड्यूरिंग अ 12 सेकेंड पीरियड ऑफ जर्नी। ईच 2 सेकेंड में उसने डिस्टेंस दिया हुआ है। उसके बाद कहते हैं विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द कार, और 4 स्टेटमेंट्स हैं। अब देखें, आपका जो P1 का पेपर है उसमें 40 MCQs होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। वो स्ट्रेस भी होता है कि 60 मिनट्स में सारे MCQs करने हैं। तो बज़ाहिर ये लगता है एक दफ़ा देखने से, वो इतना, ये तो बड़ा लेंथी MCQ होगा, या इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो टाइम कंज्यूमिंग बहुत होंगे। तो होंगे, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो ये आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग बहुत होंगे, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस है, स्कैनिंग आपकी स्ट्रांग है ना, तो आपको इसको सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। कैसे? देखिएगा, अब ABCD चारों में उसने 0 से 4 सेकंड की बात की है। इसका मतलब है आपकी आधी इंफॉर्मेशन या आधी से ज़्यादा इंफॉर्मेशन 0 से 4 सेकंड में है। से 0 से 2 और 2 से 4, यानी पहले दो दो जो ब्लॉक्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है। ए ऑप्शन में कहते हैं मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, बी में भी मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, सी में एट रेस्ट, और डी में भी एट रेस्ट। देखें स्टूडेंट्स, 0 से 2 में 10 मीटर का डिस्टेंस है और 2 से 4 में भी 10 मीटर का डिस्टेंस। ईच 2 सेकंड में 10 मीटर का डिस्टेंस उसने कवर किया है। इसमें भी 10 मीटर का डिस्टेंस कवर हुआ है, इसमें भी 2 से 4 में भी 10 मीटर का डिस्टेंस कवर हुआ है। तो इसका मतलब है इफ बॉडी इज कवरिंग सम डिस्टेंस, द बॉडी कैन नेवर बी एट रेस्ट। तो सी और डी दोनों ऑप्शन गए, खत्म। आपके पास रह गए दो ऑप्शंस। ये होती है स्कैनिंग, ठीक है।
और मैं फिर बता रहा हूँ, ये स्कैनिंग प्रैक्टिस से आती है। प्रैक्टिस जितनी करेंगे, जितनी वेरिएशन को आप समझेंगे, बार बार करें, प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें, ये चीज़ें आपकी उतनी स्ट्रांग उस वक्त होंगी, एक दो दफ़ा करने से नहीं होंगी। ठीक है, सी और डी खत्म, ए और बी रह गए। अच्छा, दोनों में कांस्टेंट स्पीड है, चले हमने मान लिया जी स्पीड कांस्टेंट है, dt में जो स्लोप होगी वो जो स्लोप है वो स्पीड है, तो 10/2 5, और इसमें भी 2 का इंटरवल है 5। इसका मतलब है स्पीड दोनों में ही कांस्टेंट है, ये बात हमने मान ली इनकी। इसका मतलब है हमारा ऑप्शन या ए है या बी है। अब अगले इंटरवल्स देखें, 4 से 6 में 11, 10 से 11, टाइम इंटरवल सेम है। डिस्टेंस के इंटरवल देखें, 10 10 11 1 मीटर का, 11 के बाद 13 2 मीटर्स, 13 के बाद 16 3 मीटर्स, और 16 के बाद 23 7 मीटर्स। इसका मतलब है बॉडी जो है उसका डिस्टेंस यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है या नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है, बताएं ज़रा। तो यहाँ से फ़ौरन आपको पता चलेगा डिस्टेंस नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है। अगर नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है तो इट मीन्स उसकी जो स्पीड है वो भी नॉन यूनिफॉर्म होगी, और अगर स्पीड नॉन यूनिफॉर्म है तो जो एक्सेलरेशन है वो भी नॉन यूनिफॉर्म होगा। बात खत्म। तो इट मीन्स नॉन यूनिफॉर्म का कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, इस तरह ये क्वेश्चन जो है आपने करने होते हैं, जितने भी लेंथी स्टेटमेंट्स हों उसमें कोई ना कोई उन्होंने हिंट ऐसा दिया होता है जिससे आप फौरी तौर पर स्कैन करके फिगर आउट करके अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थे आपके कुछ क्वेश्चन मैंने आपको करवाए, आपके ये ग्राफ से रेलिवेंट ये टॉपिक्स थे। पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने इनको स्प्लिट किया। अब आपने इनकी जो प्रैक्टिस है वो करनी है, इनके जो P1 के क्वेश्चंस हैं, P2 के क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस करें इनकी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को डिस्कस करेंगे, और वो मैंने आपको जनरल सारा बताना है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से पहले इन टॉपिक्स पर आपकी कमांड जितनी स्ट्रांग होगी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ उतना इजीली आपके लिए समझ आ जाएगी आपको। ठीक है, तो कल तक के लिए इजाज़त दें, इंशाल्लाह हम कल नए लेक्चर के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।